हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनपीओ क्या होता है और एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है। तो जो एनपीओ जो फाइनल अकाउंट्स बनाती है वो नॉर्मल कंपनी के जैसा फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाती है। उसको क्या बनाना पड़ता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और बैलेंस शीट। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने फॉर्मेट पूरा रेडी कर दिया हूँ एग्जाम के टाइम। तो फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या कैसे बनता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, कैसे बनता है हम लोग का इसका बैलेंस शीट। उससे पहले 1 मिनट में हम लोग सिर्फ मीनिंग देख लेते हैं कि एनपीओ होता क्या है। तो एनपीओ का सिंपल सा मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। The not for profit organization is a organization which did not their work for earning profit। बोलता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट इज टू डू वर्क टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। ये लोग अपना काम करते हैं स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोशल वर्क के लिए करते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो सिंपल सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वो लोग अपना क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं उनको भी फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो वो अपना फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वो अपने फाइनल अकाउंट में एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाते हैं, दूसरा वो क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन वो पूरे साल भर का जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, सिमिलरली कैश के जैसा होता है। जितने भी ओपनिंग बैलेंस रहते हैं कैश के यहाँ पे आ जाते हैं, और कैश जिसके थ्रू बीच आए रहे, चाहे वो इनकम का कैश रहे या असेट्स बेच के आ रहे या लाइबिलिटीज के तौर पे आए रहे, जितने भी कैश आए रहते हैं सबको रिसिप्ट साइड में मतलब डेबिट साइड में लिख लेते हैं वो लोग। और सब यहाँ पर पेमेंट साइड में जितने भी कैश पेमेंट किए रहे, चाहे खर्च एक्सपेंस पेमेंट किए रहे, चाहे असेट्स के लिए परचेस करने के लिए पेमेंट किए रहे। तो आपको एग्जाम में क्या होगा, ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स आपको दिया रहेगा, आपको सब में एडजस्टमेंट दिया रहेगा। आपको बनाना क्या रहेगा, एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना रहेगा और एक बैलेंस शीट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट्स होता है जिसके अंदर एक साल के जितने भी एक्सपेंस होते हैं सब डेबिट साइड में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी खर्चे रहते हैं सब हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इनकम होते हैं एक साल के करंट ईयर के वो क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना रहता है, इन द बुक्स ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसका नाम लिखने का, नीचे लिखने का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल का आप बना रहे हो, जैसे 31 मार्च 2023 का आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 31 मार्च 2023 आपका जो करंट ईयर रहेगा बिजनेस का, मतलब जिस साल का आप प्रिपेयर करना है आप वो डेट यहाँ पे लिखोगे। आपका क्या करना रहता है, यहाँ पे डेबिट साइड में मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर होता है और राइट हैंड साइड में इनकम होता है। तो जितने भी आपके पेमेंट साइड के आइटम रहेंगे रिसिप्ट और पेमेंट में से, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी आपके पेमेंट साइड के आइटम रहते हैं इसके 90% जो आइटम होते हैं ना वो एक्सपेंडिचर ही होते हैं। तो 90% आइटम जो रहेंगे आपके पेमेंट साइड के सबको आपको एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा। कौन कौन से 90% आइटम में एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकते हैं, फिर बाकी के जो 10% रहते हैं वो असेट्स में जाते हैं। तो 90% में क्या क्या आ सकते हैं, बहुत सारे जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर हैं सब आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। जैसे सैलरी आपने पेमेंट किया तो सैलरी के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा, सब मिला जुला के लास्ट में आपका करंट ईयर का आना चाहिए। जैसे सैलरी पेड आपने किया, यदि उसमें से पेड फॉर लास्ट ईयर आपने कुछ लास्ट ईयर का दिया हुआ है, आपको जो आपका रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर सैलरी दिया है लास्ट ईयर का आपने कुछ पेमेंट किया है तो उसको माइनस कर दो। यदि करंट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको ऐड कर दो। यदि आपने सैलरी नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट किया ना उसको भी आपको क्या कर देना, लेस कर देना है। और करंट ईयर का यदि कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसको ऐड कर देना है। यदि करंट ईयर में आपने कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए दिया तो उसे लेस कर देना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका जो डेटा आना चाहिए फाइनली ना वो करंट ईयर का सैलरी का आना चाहिए। वेजेस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे हो गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई भी खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। रेंट हो गया एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, इंटरेस्ट है पेमेंट के एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ऑडिट फीस एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, मेडिकल के एक्सपेंस हो जाएंगे
एक्सपेंडिचर में आएंगे। सिंपल से मैं बता रहा हूं कि जितने भी आपके पेमेंट साइड के आइटम रहते हैं ना, 90% आइटम आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, जो 10% रहते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं। हाँ, कभी कभी आपको सब में क्या दिया रहेगा, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। अभी ये क्या होता है, इसमें आपको इसको जो स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं या किसी भी चीज का आपका ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा ना, जैसे स्टेशनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दे सकता है, तो उसके लिए एक फॉर्मेट में आपको दिया हो, ये फॉर्मेट आपको फॉलो कर लेना है। स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग स्टॉक आपको लिखना रहेगा, परचेस किया तो इसमें ऐड कर देना और क्लोजिंग उसमें से हम लोग लेस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। इसके दूसरा इफेक्ट जो रहेगा क्लोजिंग का वो असेट्स में जाता है, ऑलरेडी मैंने आपको एडजस्टमेंट वाले पार्ट्स में बताया था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, यदि असेट्स बेच के लॉस हुआ वो भी आपका यहाँ पर एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन किसी असेट्स को हुआ वो भी डेबिट में आ जाएगा। मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर रहेंगे सब आपके पेमेंट साइड के जो 90% आइटम रहते हैं वो एक्सपेंडिचर होते हैं, सब यहाँ पे एक्सपेंडिचर में आ जाता है। इनकम में क्या होते हैं, तो जो भी इनकम होते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी पैसे आए रहते हैं रिसिप्ट साइड में, तो 90% आइटम क्या होते हैं, इसके इनकम ही होते हैं। 90% आइटम इसके क्या होते हैं, इनकम होते हैं। तो इनकम कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो इसमें आपको ऐड लिस्ट करके सिर्फ करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम में आएगा। सिंपल सा एक क्या हुआ कैसे हुआ मैंने इसके बारे में अलग से एक्सप्लेन करके बताया हो कि हम लोग क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट में कैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं। कोई लास्ट ईयर का रहता है तो उसको लास्ट ईयर वाले को हम लोग को निकालना पड़ता है। तो यदि हम लोग ने तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा वो ऐड करने का, जो करंट ईयर का प्रीपेड रहेगा उससे लेस करने का, फाइनली जो सब्सक्रिप्शन आपका इनकम रहेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा यहाँ पर। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे अभी कंफ्यूज नहीं होना, कम टाइम में आपको रिवीजन करना है। तो बस आपको याद रखना कि सब्सक्रिप्शन मान लो एक ही आइटम दिया रहेगा तो आउटर कॉलम में आ जाएगा, उसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा तो एडजस्टमेंट करके सब्सक्रिप्शन को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। रेंट रिसीव हुआ, इनकम है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका। ग्राउंड रेंट रिसीव हुआ, इनकम है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका। एडमिशन फीस रिसीव हुआ, इनकम है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। प्रॉफिट, असेट्स बेच के प्रॉफिट हुआ वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर बाद में हम लोग इसका क्या करते हैं, टोटल मारते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। टोटल करने पे क्या होता है, यदि एक क्रेडिट साइड वाला ज्यादा हो गया, इनकम का पार्ट ज्यादा हो गया और एक्सपेंस कम हुआ, तो जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग बोलते हैं टू सरप्लस। कब आता है, जब आपका इनकम ज्यादा रहेगा किससे, एक्सपेंडिचर से। यदि मान लो उल्टा हो गया, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग डेफिसिएट बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्या बोलता है, डेफिसिएट बोलता है। इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आता है, जो भी असेट्स होते हैं और लायबिलिटीज आता है। स्पेशली लायबिलिटीज में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो क्या लायबिलिटीज में डिफरेंस हो सकता है, सबसे पहले हम लोग वहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस में यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, कैपिटल फंड लिखते हैं हम लोग। डोनेशन, कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिला रहेगा ऐड होगा। यदि कैपिटलाइजेशन बोला रहेगा, इंट्रेंस फीस कैपिटलाइजेशन बोला है, डोनेशन कैपिटलाइजेशन, किसी भी चीज को कैपिटलाइजेशन बोला रहेगा ना तो उसको कैपिटल फंड में लाके ऐड करना होता है। हम लोग को कैपिटल फंड में लाकर हम लोग ऐड कर देते हैं। और इनकम और एक्सपेंडिचर बनाने से यदि मुझे सरप्लस मतलब प्रॉफिट हुआ तो सरप्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मान लो सरप्लस नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो डेफिसिएट आया, तो उसे हम लोग लेस कर देंगे। कैपिटल फंड में से क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। वो डिपेंड करता है हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देने का, लॉस हुआ तो लेस कर देने का। बिल्डिंग फंड, स्पेसिफिक पर्पज के लिए फंड मिला है तो लायबिलिटीज हो जाएगा हम लोग का। इंडोमेंट फंड, किसी भी टाइप का फंड रहेगा, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, कोई भी स्पेसिफिक पर्पज का यदि फंड है तो वो समझ जाना वो आपके लिए लायबिलिटीज होता है। मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए लायबिलिटीज होता है, हम लोग लायबिलिटीज में लिखेंगे। इसके अलावा और भी जो लायबिलिटीज हो सकती है वो क्या होती है, क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अदर किसी भी टाइप्स का लोन हो गया, सब इसके अंदर आ जाएगा हम लोग को। आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है यहाँ पे आ जाएगा। एडवांस, हम लोग ने एडवांस इनकम लेके रखा है, सब्सक्रिप्शन हम लोग ने एडवांस ले लिया या फीस हम लोग ने एडवांस ले लिया, तो हमारे लिए क्या अभी के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा वो। ऐसे एसेट्स में क्या आता है, एसेट्स में वही कॉमन एसेट्स आते हैं जो ट्रेडिंग बिजनेस में आते हैं, लाइक कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सैलरी डेटर्स हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया,
फर्नीचर फिक्चर हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, ये सब जो फिक्स असेट्स होते हैं ये सब आपके असेट्स में आ जाते हैं। अभी हम लोग को मान लो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के लिए बुक जो होता है ये भी असेट्स हो जाता है। लाइब्रेरी के लिए क्या हो जाता है, बुक असेट्स हो जाता है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यदि आपके पास स्टॉक बच गया, स्टेशनरी का स्टॉक बच गया, यदि आपका मेडिकल है या आपके डॉक्टर्स के हॉस्पिटल है, तो ड्रग्स मीन्स जो दवा होती है, ये हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, बचा हुआ रहेगा। या हमारे पास स्पोर्ट मटेरियल का बचा हुआ, कोई भी स्टॉक बचा हुआ रहेगा तो हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट्स हो जाता है। तो उसको हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। यदि आउटस्टैंडिंग इनकम है, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम असेट्स हो गया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना, मिलने वाला है, इन फ्यूचर हम लोग को रिसीव होगा। लेकिन यदि हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में एक्सपेंस को कोई पेमेंट कर दिया, यदि हम लोगों ने एक्सपेंस को एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट्स हो जाता है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाती है। वो कैसे बनाती है, उसके पास पहले से डेटा होता है, किसका, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स का डेटा होता है। ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। तो एग्जाम में आपको क्या करना रहता है, इसको देखकर आपको प्रिपेयर करना रहता है। यहाँ पे जो इसके रिसिप्ट साइड के 90% आइटम होते हैं वो एक्सपेंड, आपके रिसिप्ट साइड के 90% आइटम इनकम होते हैं, 10% में आपके असेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई यदि हम लोगों ने लाइबिलिटीज आ जाते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड हो गया या कोई भी लोन आपने लिया है, तो ये सब लाइबिलिटीज आ जाते हैं। तो लाइबिलिटीज के आइटम को लाइबिलिटीज में लिखने का, बचे हुए आइटम को हम लोग इनकम में पोस्ट कर देते हैं, इसमें से देख के रिसिप्ट साइड से। ऐसे जो पेमेंट साइड होता है ना, पेमेंट साइड के 90% आइटम आपके एक्सपेंडिचर ही होते हैं, जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब। सिर्फ कुछ आइटम क्या होते हैं, असेट्स होते हैं 10% में। तो असेट्स में क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, जैसे फिक्स असेट्स आपने परचेस किया, मशीन परचेस किया, ये सब आपके असेट्स होते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, किसके, एनपीओ के। थैंक यू सो मच।